Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing some effects, inductive effect, electromeric effect, ये हमने रेजोनेंस इफेक्ट, ये तीन इफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे. नाउ द टर्न फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है, अगर आपने तीनों इफेक्ट ध्यान से देखे हैं तो आपको इस इफेक्ट को समझने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. एक्चुअली ये इफेक्ट आपको कराए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब अभी तो आप सिंपल रिएक्शंस कर रहे हो, लेकिन जब आप रिएक्शन जो है ऐसे नहीं हो जाती जैसे आप एक पेपर पर लिख करके देते हो ये इससे रिएक्ट करता है, ये प्रोडक्ट बन गया. रिएक्शन से यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ये जो आपकी पूरी प्रोसेस है, इट विल फॉलो ऑफ द फॉलोइंग स्टेप. बहुत सारे स्टेप्स वो फॉलो करती है. किसी स्टेप में आपके कार्बन आयन बनते हैं, कार्बोकेटायन बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, ये सारे इफेक्ट्स भी काम में आते हैं बहुत सारे. तो इसलिए क्योंकि आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप मैकेनिज्म करो, इन इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. तो तीन इफेक्ट मैंने आपको करा दिए. फोर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपको रेजोनेंस समझ में आ गया है, रेजोनेंस मैंने आपको ये टर्म आपको चैप्टर नंबर 4 में भी कराया था. रेजोनेंस टर्म कि एक मॉलिक्यूल को हम एक स्ट्रक्चर से उसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं. और ज़्यादातर आप रेजोनेंस टर्म जब आया था तो यही था कि रेजोनेंस पाया ही उन कंपाउंड्स में जाता है जिसमें आपके डबल बॉन्ड होते हैं. तो रेजोनेंस में आपने देखा, जब अभी मैंने कराया आपको कल वीडियो में, तो आपने देखा कि रेजोनेंस में क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके वो जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से वो आपके बन रहे थे स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी तक यही सोचा जाता है रेजोनेंस होती ही पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है. लेकिन जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ने ये बताया कि रेजोनेंस जो है वो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इट कैन अकर ऑल्सो थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो. मीन्स है तो ये रेजोनेंस इफेक्ट ही, बस डिफरेंट कहाँ है कि आपका रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन आपके जो होते थे उनका इन्वॉल्वमेंट था और यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो दिस यू कैन से दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट का क्या है, ये एक्सटेंशन है. और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, यू कैन सी इट एट कार्बोकेटायन. कोई अल्कीन है, मीन्स जहाँ पर अल्टरनेट, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड ही समझो. कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, डबल देन सिंगल, डबल देन सिंगल. तो ये वहीं पर दिखेगा आपको, या तो आप इसको देख सकते हो कार्बोकेटायन स्पीसीज पे, या आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो जो एल्कीन होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल के बॉन्ड वाली एल्कीन. अभी मैं आपको फ्री रेडिकल कराऊंगी एंड कार्बन आयन. तो यहाँ पर आप ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देख सकते हो, और ये इफेक्ट वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा. क्यों हेल्प करेगा, आपको ये बताने में कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, कौन सा कार्बन आयन स्टेबल होगा. अगर आपने वहाँ पर बताना है कि कार्बोकेटायन का ऑर्डर क्या होगा, तो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. क्यों कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है. सेम एज जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है. अब इस स्ट्रक्चर को हम बना कैसे सकते हैं, ये आपने रेजोनेंस में पढ़ा कि पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका जो होता है रेजोनेंस टर्म जो है आता है. हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके कैसे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप के थ्रू कैसे जाते हैं, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट होगा. कैसे होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल होनी चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज मैं प्राइमरी कार्बोकेटायन ले रही हूँ, ये रहा आपका कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन मतलब समझते हो, जब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो. ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है, CH3 CH2+. ठीक है,
इसको जब कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर बनाती हूँ। ये तो आप इजीली बना लोगे, ये इसकी पी ऑर्बिटल, ये इसकी पी ऑर्बिटल, इसकी, और ये चौथी वाली ऑर्बिटल। यहाँ पर हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये आपकी फिर से कौन सी ऑर्बिटल, कार्बन की ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, सेम एज ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये जो इसकी ऑर्बिटल है पीजेड, ये आपकी वैकेंट पड़ी हुई है। क्यों वैकेंट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता अगर इसने डोनेट ना किया होता। ठीक है, आप ड्रॉ करते हो ना कार्बन का, तो ऐसे ही तो ड्रॉ करते हो, 1 1 ऐसे करके ड्रॉ करते हो ना। इसने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये ऑर्बिटल खाली होगी ना, तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल आपकी वैकेंट पड़ी हुई है। अब होगा क्या, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बाकी सारे बॉन्ड हटा देती हूँ। बाकी आपको पता है सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इनको मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड है। ओके, हाइड्रोजन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन और ये रहा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या करता है कि ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये बॉन्ड तो खत्म, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसके पास भी आ गया एक इलेक्ट्रॉन, आ गया ना। व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड। ठीक है, यही होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो खत्म हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू पी ऑर्बिटल, यानी इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस टर्म इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर यू कैन सी कि मैंने एक इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, एक बनाया है, और उसमें हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड पूरे तरीके से टूट गया है। ऐसा रेजोनेंस में नहीं होता था, रेजोनेंस में सिंगल होता था तो डबल हो जाता था, अगर डबल है तो सिंगल हो जाता था, ये होता था, बट बीच में बॉन्ड नहीं कभी ख़त्म होता था। तो यहाँ पर आपके कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए आप हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको, नो बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बस ये है, पाई की जगह सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर। अब ये तो मैंने एक हाइड्रोजन से बनाया है, इसके साथ भी सेम बन जाएगा, इसके साथ भी सेम बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब आपको कैसे पता लगे कि इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वेरी इजी, आप ये देख लो कि उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। सेम एज, तो यहाँ पर आपको कैसे पता लगे, पहले तो ये समझ लो कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे जितने हाइड्रोजन है, जैसे मैंने इससे बनाया है, इसी तरह मैं इस हाइड्रोजन से भी बना सकती हूँ और इस हाइड्रोजन से भी बना सकती हूँ। ठीक है, जिस कंपाउंड के जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, अब आपको अगर पता करना है कि मुझे कैसे पता लगे कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो बेटा जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, क्या जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट होते हैं उतने ही उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे, लाइक मैंने आपको ये बताया,
तो ये हो गया मेरा फंक्शनल मतलब कार्बोकेटायन का मेन कार्बन। और इससे नेक्स्ट कार्बन आपका क्या कहलाता है, अल्फा। इससे अगर नेक्स्ट कुछ लगा होगा वो कहलाएगा बीटा, इससे नेक्स्ट लगा होगा वो कहलाएगा गामा। ठीक है, इस कार्बन से डायरेक्टली जो अटैच है वो अल्फा है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। ठीक है, अब सेकेंड स्ट्रक्चर देखें, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इससे ये भी अटैच है, इससे ये भी अटैच है, और ये दोनों ही अल्फा कार्बन है। और यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 6। दिस इज टर्शरी कार्बोकेटायन। और यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। और आपका जब आगे मैं कराऊंगी रिएक्शन इंटरमीडिएट, इनफैक्ट अभी ही कराऊंगी, तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को भी हेल्प करता है, प्रूफ करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपका टर्म क्लियर हो गया। चलो अब हम करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब मैंने आपको फिजन ऑफ बॉन्ड बताया था तो मैंने बताया था कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 2 तरीके से टूटता है, या तो इनका होमोलिटिक फिजन हो, तो होमोलिटिक फिजन में ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और तब इनमें से फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल। क्लियर? सेकेंड, मैंने जो फिजन ऑफ बॉन्ड बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि जो ज़्यादा स्ट्रांग है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा एंड तब आपके फॉर्म होते हैं एनायन एंड कीटायन। ठीक है, तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट है क्या, वो इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट से बीच में बनते हैं और उनकी हेल्प से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी कोई रिएक्शन अगर होती है तो उनके स्टेप्स में ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। अगर वो उनका होमोलिटिक फिजन हो रहा है तो वो फॉर्म करेंगे फ्री रेडिकल, हेटेरोलिटिक किसी बॉन्ड का फिजन हो रहा है तो वो फॉर्म करेंगे आपके कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक हम कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टडी करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन वाले बॉन्ड का ही डिसोसिएशन होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन आपको पता लग गया है कि जब कोई ऐसा मतलब बॉन्ड का फिजन हो कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, सपोज इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है और ये क्या करे कि दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, तो इस कंडीशन में जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन। ठीक है, क्लियर? तो कार्बोकेटायन वो स्पीशीज है जहां पर आपके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में बता ही दिया कि इसको तो खैर CH3 वाले पार्ट को छोड़ दो। तो ये रहा आपका कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर, जिसमें ये भी ऑर्बिटल, अगर मैं मिथाइल फ्री वो ले लूँ कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और ये p ऑर्बिटल है क्योंकि अपना इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये कैसी पड़ी हुई है, वैकेंट पड़ी हुई है। क्लियर? अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम जो है 1 2 3, और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होगी ये होगी। तो आप मुझे बता सकते हो आप मुझे बता सकते हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कैसा शेप, आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। क्लियर? फिर से मैं एक बार बता देती हूँ बेटा कि देखो, आपको मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग में कराया था तो केमिकल बॉन्डिंग में कार्बन होता है, इसका 6 होते हैं इसमें, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। ओके, अब मैं वैलेंस शेल को ड्रॉ करती हूँ
तो वैलेंस शेल जो है दिस इज 2s, दिस इज 2p, ये है इसकी वैलेंस शेल। ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ, ठीक है। अब अगर कॉम्बिनेशन बन के आता है तो उसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होता है। बट कार्बोकेटायन के केस में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर रखा है, निकाल रखा है, तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है ये कैसी पड़ी हुई है, वैकेंट। जो 3 हाइड्रोजन है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल के साथ शेयर कर रहे हैं। 3 ही हाइड्रोजन है, मैंने मिथाइल कार्बोकेटायन सपोज ले रखा है, तो यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन तो है, ठीक है, और एक जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल, ठीक है। तो और प्लस एक p ऑर्बिटल भी है कार्बन की जो कि वैकेंट पड़ी हुई है। तो मैं इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करूंगी, ये मैंने ट्राइगोनल बनाना है, तो ये मैंने ट्राइगोनल बना दिया, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है, ये हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ पर इनके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये, ठीक है। अब इसके पास एक p ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट पड़ी हुई है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2, शेप कौन सा होगा, ट्राइगोनल, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो कैसे डिस्कस करेंगे, ऐसे स्टेबिलिटी में हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है, एंड मिथाइल भी होता है, ये है। तो अब हमें ये देखना है कि इनका क्या ऑर्डर होगा, प्राइमरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला, टर्शरी वाला, ये वाला। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। तो अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखूं तो जो टर्शरी वाला है इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, 9। ये कितने फॉर्म करेगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 फॉर्म करेगा, ये 3 फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये आपका इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, बहुत कम, तो इसके सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूंगी स्टेबिलिटी का तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया ना, जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो इसके 9 बनेंगे, इसके 6 बनेंगे, इसके 3 और इसके आपके 0। तो यहाँ पर आप इसको प्रूफ कर सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन से। सेकेंड, आप कैसे इसको प्रूफ कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो, तो आपको जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था तो मैंने आपको 2 तरह के ग्रुप बताए थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, और ये कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो ये इसको डोनेट करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है प्लस आई इफेक्ट की वजह से। क्या हो रहा है, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। डिस्पर्जल ऑफ चार्ज क्या है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर है, जब ये डोनेट करता है तो इसके ऊपर आ जाता है, जब ये डोनेट करता है पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, और जब ये डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो मैं क्या है, मैं फाइंड ही नहीं कर पा रही हूँ कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिसको फाइंड करना जितना डिफिकल्ट होता है, हाइड एंड सीक गेम आपने खेला है ना, लुका छिपी, तो जिसको फाइंड करना जितना डिफिकल्ट वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर ड्यू टू डिस्पर्जल ऑफ चार्ज ये कार्बोकेटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा।
इसके कंपैरिजन में, टर्शरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में थोड़ा कम होगा डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, इसमें और कम और इसमें और कम। तो ये आपकी विश है कि आप इसकी स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से प्रूव करना चाहते हो या इंडक्टिव इफेक्ट से। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट इंटरमीडिएट वी विल डू कार्ब एनायन। सो नेक्स्ट वी विल डू कार्ब एनायन। कार्ब एनायंस क्या होते हैं? जब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ये क्या करे, ये इसके साथ ऐसा कोई ग्रुप लगा हो कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कार्ब एनायन। इसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। तो ये कार्ब एनायन स्पीशीज क्या है? जब उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर। इसका अगर मैं ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर, तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कार्बन 1s2 2s2 2p2 ड्रॉ करो। दिस इज 2s, दिस इज 2p। इसको यहाँ ट्रांसफर करो एक्साइटेड स्टेट में, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। कार्ब एनायन बनने की वजह से इनके पास क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, इसने दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन खींच रखा है। ठीक है, ये है कार्ब कैटायन का स्ट्रक्चर, कार्ब एनायन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ शेयरिंग कर लेंगे। sp2 है, बस है क्या इसमें? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो sp2 का शेप क्या होता है? आपको पहले ही पता है, टेट्राहेड्रल। ये रहा कार्बन और ये रहे इसके, तो अब देखो 3 तो आपके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, कर दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, और एक आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? कैसा होगा स्ट्रक्चर? पिरामिडल होगा। और ये लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर को आप शेप में कंसीडर नहीं करते ज्योमेट्री में। क्लियर हो गई इसकी ज्योमेट्री? पिरामिडल ज्योमेट्री है और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मुझे लगता है इस बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज मैंने मिथाइल ले रखा है, ठीक है, फिर मैंने एक CH3 वाला ले रखा है, सेकेंडरी, टर्शरी। अब बात होती है स्टेबिलिटी की। तो बेटा सपोज ये टर्शरी है, मिथाइल ग्रुप कैसा है? इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। नेगेटिव चार्ज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर डिस्पर्जल ऑफ चार्ज नहीं है, चार्ज इंटेंसिफाई है। मतलब मुझे पता है कि नेगेटिव चार्ज इसी के ऊपर आने वाला है, ना ही इसके ऊपर, ना ही इसके ऊपर, ना ही इसके ऊपर। तो यहाँ पर मुझे पता है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा। ठीक है, तो क्योंकि टर्शरी में जो है आपका ज़्यादा चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है कि इसी के ऊपर ही आएगा, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। जितना ज़्यादा डिस्पर्जल ऑफ चार्ज होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जितना मुझे पता लग जाता है कि चार्ज यहीं पर आने वाला है वो उतना ही लेस स्टेबल होता है। उसको हम बोलते हैं चार्ज इंटेंसिफाई होना। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, 3 ग्रुप बोल रहे हैं कि इसी के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो ये होगा आपका लेस स्टेबल। तो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो होगा मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। So this is the order of कार्ब एनायन।
ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम इसको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप इसको प्लस आई इफेक्ट से ही एक्सप्लेन करना, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर। थर्ड जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल मैंने आपको बताया जब होमोलिटिक फिजन होता है तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आता है आपका, आर नहीं लिखती CH3 लिख देती हूँ ये, और एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। कार्बन है, आप ये समझो कि ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ओके, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया हुआ है, ये सिंगल ही रहने वाला इलेक्ट्रॉन, तो बाकी 3 तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, बट यहाँ पर क्या है, 4th इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जिस बॉन्ड में इन्वॉल्व था उसने इसने खींच लिया है वापस। हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 ही होगा क्योंकि यह सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। चलो देखते हैं, बट इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। और ऊपर वाली ऑर्बिटल में क्या होगा, एक आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और शेयर नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर होनी चाहिए जब शेयरिंग नहीं हुई। आई थिंक ये ऑर्बिटल कंसीडर नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, यस, जब इसने शेयर ही नहीं किया इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बनेगी इसके ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये होगा, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब इसकी भी स्टेबिलिटी देखें तो इसकी स्टेबिलिटी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हो, और मुझे नहीं लगता वापस बताने की ज़रूरत है। इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 6, इसके 3, इसके 1, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सेम एज आप प्लस आई इफेक्ट से भी बता सकते हो, इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, देन इसमें स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर रिएक्शन इंटरमीडिएट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। So goodbye and have a nice day.